दोस्तों नमस्कार। बीजेपी अब इस देश में राजनीति नहीं करती है। बीजेपी कैप्चर करती है, बीजेपी कब्जा करती है। और इस कब्जे की राजनीति का असर महाराष्ट्र से लेकर कमोवेश हर राज्य में खुलकर नजर आया है। और अगर इस राजनीति के अक्स तले मायावती और नीतीश कुमार को भी परख लें तो एक वक्त दोनों की राजनीतिक ताकत और मौजूदा वक्त में राजनीतिक परिस्थितियां और उस पर बीजेपी के कैप्चर करने की राजनीति दरअसल इस दिशा में जा चुकी है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी का यह दौर नहीं है। यहां तो सत्ता है और सत्ता बरकरार रखने के लिए कब्जा करने की राजनीति ही चलेगी। लेकिन जिक्र जैसे ही बिहार उत्तर प्रदेश का होगा वैसे ही मंडल कमंडल की लड़ाई का भी जिक्र होगा। मंडल की धारा से निकली उस राजनीति का भी जिक्र होगा जहां से निकले नेताओं ने उत्तर प्रदेश और बिहार में सब कुछ अपनी हथेली में रखा। लेकिन पहली बार राहुल गांधी जिस राजनीति के आश्रय इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलटना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा निशाना उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में ही होना है। क्योंकि मंडल से निकली हुई राजनीति और उसके जरिए सत्ता संभालने की परिस्थितियों में आप नाम उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव और मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव का ले सकते हैं। इसी तर्ज में बिहार में आप लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, अब उनके बेटे चिराग पासवान हैं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। लेकिन नीतीश कुमार कमोवेश उसी राजनीति को साधते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। और शायद बिहार की राजनीति में एक ऐसी परिस्थिति आरजेडी और बीजेपी के बीच बन चुकी है जहां पर बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार की राजनीति की जरूरत दोनों को पड़ती है। इसके आश्रय या इसके बिना सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं, जो मौजूदा वक्त का सच है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिन दो बातों का जिक्र कर दिया उसने खुले तौर पर यह भी ऐलान कर दिया कि दरअसल मंडल से निकली हुई राजनीति ने इस देश के भीतर रिप्रेजेंटेशन तो चाहा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब इस देश में बीजेपी के हाथ में आया तो उसने पावर कहीं और दे दिया और रिप्रेजेंटेशन इनके हाथों में दे दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री होकर खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं कि मैं भी ओबीसी हूं, क्योंकि ओबीसी की राजनीति के आश्रय बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग चल पड़ती और वो चल पड़ी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि जिस जाति जनगणना के आश्रय राहुल गांधी मौजूदा वक्त में उस राजनीति को जिंदा करना चाह रहे हैं जो बार बार मंडल कमीशन के दौर से निकली हुई राजनीति को देखता है, तो फिर पहली बार उसमें समानता का जिक्र है, पावर का जिक्र है, उन आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र है जो इससे पहले गायब था। यानी नौकरियों में आरक्षण हो या फिर राजनीतिक तौर पर वोट बैंक की सियासत हो, इन दोनों परिस्थिति के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश पिछड़े होते चले गए और यहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में आरक्षण और जाति की राजनीति का भी कोई लाभ वहां के लोगों को नहीं मिला, वो चाहे किसी भी जाति से आते हो। सत्ता ने इसका लाभ अपनी सत्ता को पाने के लिए और बरकरार रखने के लिए जरूर राजनीति की और उसका लाभ भी उसे मिला। लेकिन पहली बार अगर राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह ऐलान आज कर दिया कि जिस जाति जनगणना को नीतीश कुमार ने कराया वह पूरे तरीके से फेक और फ्रॉड है, और हम जिस जाति जनगणना को कराएंगे उस जाति जनगणना के आश्रय भागीदारी का सवाल होगा। और भागीदारी का मतलब अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनको साझीदार बनाया जाएगा। यह मैसेज कोई छोटा मैसेज नहीं है, क्योंकि इन दोनों राज्यों की राजनीति को अगर आप परखेंगे तो मंडल की लड़ाई से पहले की परिस्थितियों में कांग्रेस की सत्ता थी, दोनों राज्यों में थी, और यहां पर तकरीबन 40% वोट दोनों
राज्यों में कांग्रेस के पास रहते थे। फिर चाहे बीजेपी हो या उस दौर में जनता दल हो या जनता पार्टी हो या मौजूदा वक्त में आरजेडी या जेडीयू या समता पार्टी एक दौर में बनी हो या फिर बीएसपी हो या फिर रामविलास पासवान की पार्टी का ही जिक्र क्यों ना हो जो एलजेपी इस वक्त चिराग पासवान संभाल रहे हैं। यानी मंडल ने भारत की राजनीति में जितना असर डाला उसका सबसे व्यापक असर जो था वह उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ा। असर महाराष्ट्र में भी पड़ा, लेकिन इस दौर की राजनीति में चुनावी परिस्थिति को एक क्षण के लिए पहले पलट लीजिए। मैसेज बार बार यह आया कि आप वोट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, स्थितियां वही जस की तस रहेंगी। महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, बीजेपी के साथ भी एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस के साथ भी एनसीपी और शिवसेना। बहस यही चलती रही कि कौन चुनाव से पहले पलटेगा, कौन चुनाव के वक्त टूटेगा। बिहार में भी ध्यान दीजिए तो मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते हैं, यही बहस जोर पकड़ती रह गई। और बीजेपी ने भी चाहा कि यह बहस जोर पकड़े, जिससे मैसेज यह खुले तौर पर जाए कि आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी आरजेडी या नीतीश कुमार में किसी को भी चुनते हैं तो सत्ता इनकी रहेगी और कमोवेश एक सरीख ही रहेगी। बीजेपी बड़ी ताकत के साथ महाराष्ट्र में उभर कर आई, तो क्या बिहार के भीतर भी वो राजनीतिक तौर पर इन्हीं परिस्थितियों को देख रही थी या देख रही है? और राहुल गांधी ने आज ये कहकर सेंध लगा डाली कि दरअसल पूरी जाति जनगणना की परिस्थिति जो है यह बिहार में फेक है। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और यह बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, यह फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर। बिहार की राजनीति में 30% से ज्यादा वोट किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आ जाए तो सत्ता उसकी बन जाएगी। और ध्यान दीजिए, जाति जनगणना के भीतर जो आंकड़े उभर कर आए उसने बहुत साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया कि आरजेडी यानी उसकी पूरी राजनीति अगर एमवाई की राजनीति है यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति है तो यह गठजोड़ 32% तक पहुंच जाता है, क्योंकि यादवों की तादाद 14.26% और मुस्लिमों की तादाद 17.70%। दोनों मिलाइएगा तो तकरीबन 32% एक झटके में एमवाई समीकरण बना लेता है। और इस जाति जनगणना के भीतर सबसे बड़ी संख्या के तौर पर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसकी संख्या 36% है, और जो बैकवर्ड क्लास है उसकी तादाद 27% है। यानी दोनों मिलाइएगा तो यह 63% होगा, जो ओबीसी और ईबीसी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। और इससे हटकर जब आइएगा तो जो शेड्यूल कास्ट है यानी दलितों की तादाद है वो तकरीबन 19.65%, 19.65%। यानी एक मैसेज बहुत साफ है, बिहार की राजनीति में अगर जातीय समीकरणों के आश्रय आप सत्ता में पहुंचना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी जो ऊंची जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, कायस्थ है, इनकी तादाद जो है तकरीबन 15% है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। सत्ता इससे मिल नहीं सकती है। आपको गठजोड़ कहीं ना कहीं पिछड़े तबके में, आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके में या दलितों के भीतर बनानी ही होगी। इसीलिए आपको यह समीकरण इस दौर में बाखूबी नजर आते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यह फेक है तो एक क्षण के लिए यह समझिए तो क्या बिहार में एमवाई राजनीति जाति जनगणना के हिसाब से 32% है, लेकिन यही इलेक्शन के दौर में इस रूप में नजर क्यों नहीं आती है और क्यों
तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी आरजेडी अपने बूते सत्ता में नहीं आ पाई। हमें लगता है उससे पहले आपको मंडल के दौर की परिस्थिति को टटोलना होगा। 1985 जब कांग्रेस की सत्ता आखिरी बार आई, उस वक्त 39.30% वोट कांग्रेस को मिले थे, 196 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सत्ता उसकी बन गई थी। उस समय लोकदल था दूसरे नंबर पर, जिसको 46 सीटें मिली थी और तकरीबन 15% वोट मिले थे। बीजेपी सिर्फ 7.5% वोट के साथ 16 सीटें पा पाई थी। हम जिक्र 85 का कर रहे हैं। उसके बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू होती है। 1990 में जब इलेक्शन होता है तो एक झटके में कांग्रेस 24% वोट पर आ जाती है, 40 से खिसककर 24 पर। सीटें भी 196 से खिसककर 71 पर आती है। लाभ उस राजनीति को होता है जो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी जनता दल शुरुआती दौर में बनती है और उसको 25% वोट मिलता है। लोकदल से 14% से खिसककर 25% और 46 सीटें बढ़कर 122 सीट हो जाती है। और फिर उसके बाद अगर बिहार की पूरी राजनीति को देखिएगा तो कांग्रेस कम होते 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 8%, 7%, 6% तक वो आती है। यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। दूसरी तरफ नीतीश जब समता पार्टी के आसरे उनकी मौजूदगी 2000 में होती है तो पहले राउंड में ही वो 34 एमएलए जीत जाते हैं उनके, और 8.5% वोट उन्हें मिलता है। और उसके बाद पूरी राजनीति मंडल से निकली हुई राजनीति, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार, इन्हीं की सत्ता चलती है और कुछ नहीं। आज जब राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं कि दरअसल पूरी जाति जनगणना बिहार की फेक है, यानी जो एक्सरे रिपोर्ट है वही गलत है, और इस एक्सरे रिपोर्ट के बाद जो इलाज होना है उसका इलाज कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी, भागीदारी, अर्थव्यवस्था या पर कैपिटा इनकम गायब कर दिया गया। और उसी के दायरे में जब आप उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी यह सवाल निकलेगा, क्योंकि मंडल कमंडल की राजनीति में उत्तर प्रदेश के भीतर, अगर आप याद कीजिएगा तो 85 आखिरी चुनाव था उत्तर प्रदेश में भी, जहां कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिले थे। 269 एमएलए उसके जीते थे। उस समय लोकदल दूसरे नंबर पर थी, 21% वोट के साथ 84 उसके एमएलए जीते थे। लेकिन जैसे ही मंडल कमंडल की शुरुआत होती है, एंट्री एक झटके में जनता दल की होती है और उसके 208 एमएलए जीत कर आते हैं। 91 में मंडल और कमंडल की लड़ाई में कल्याण सिंह, याद कीजिए, 91 में उनको जीत मिलती है, क्योंकि तब तक अयोध्या में विध्वंस हुआ नहीं था। 221 सीट वो जीतते हैं, लेकिन 93 में वो घटकर 177, 174 और फिर घटती चली जाती है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और मुलायम सिंह की सत्ता रेंगने लगती है। वहां की राजनीति में भी वोट बैंक के आश्रय छत्रपों ने अपनी राजनीति को तो साधा, लेकिन राहुल गांधी आज जिस परिप्रेक्ष्य में जिस राजनीति के मुद्दे का जिक्र कर गए, उसमें सवाल अपने वोट बैंक को साधना नहीं, बल्कि इस देश के भीतर की राजनीति में सबको एक समान लाकर राजनीतिक तौर पर जातीय भागीदारी और उसमें आर्थिक तौर पर उनको ताकत देने का जिक्र है। और यह शायद उस प्रतिनिधित्व या कहें रिप्रेजेंटेशन जिसका जिक्र होता है, यह उससे आगे की कड़ी है। इसीलिए इसके अक्स तले अगर आप दिल्ली का एक क्षण के लिए चुनाव देखें तो दिल्ली में अखिलेश यादव ने समर्थन किया केजरीवाल का। केजरीवाल के खिलाफ खुले तौर पर कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। दिल्ली के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सभी अलग अलग लड़ सकते हैं, यह एक मौखिक तौर पर सहमति बना ली गई। लेकिन इसी दिल्ली के चुनाव में जब अखिलेश यादव केजरीवाल का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस के नेता जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, वो क्या कहते हैं, यह सुनने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यह टकराव होना है, बिहार में भी यह टकराव होना है। और जब तक आप जाति जनगणना और जातीय स्थितियों को
अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जोड़ेंगे, जिसका जिक्र एक वक्त बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में आखिरी भाषण में इस बात का जिक्र किया था। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कागज के पन्नों में तब्दील हो जाएगा। क्या मौजूदा वक्त की परिस्थितियां अब उस दिशा में उस आवाज को सुनने की बेचैनी पैदा कर रही है? क्या कहा राहुल ने उससे पहले बड़ा जरूरी है कि आखिर दिल्ली के भीतर संदीप दीक्षित ने किस तर्ज पे कहा, सुनना चाहिए। देखो साहब, हो सकता है अखिलेश जी को लगता हो कि जो इन्होंने शराब नीति की वो बड़ी बढ़िया रही हो, कि हम शराब नीति इनसे सीख लें। इन्होंने जिस तरीके से आलीशान मकान बंगला बनाया, उनको भी लगता हो यार ऐसा मेरा क्यों नहीं घटता उत्तर प्रदेश में। आदमी किसी का राजनीति में साथ देता है तो उसकी नीतियों में साथ देता है ना। तो अखिलेश जी को लगता होगा यार मैं भी ऐसे ही आलीशान महल बनाऊंगा, मैं भी इसी तरीके की शराब नीति बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनको ये सब लगता है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की जनता से देखेंगे जब क्या होगा आगे। यह तो मुद्दे और पॉलिसी का सवाल आप कह सकते हैं, जिसका जिक्र संदीप दीक्षित कर गए, कांग्रेस कर गई। दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर अखिलेश के समर्थन केजरीवाल को देने को लेकर। लेकिन उसके आगे का सवाल राहुल गांधी एक बड़ी लकीर खींचकर कर रहे हैं, यह कहते हुए कि दरअसल जाति जनगणना के बाद जाति की राजनीति और उसकी भागीदारी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत के तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि इस दौर में ताकत का मतलब वह इकोनॉमी है जिस इकोनॉमी को लेकर लड़ाई भारत के भीतर तमाम जातियां लड़ रही है, जो हाशिए पर हैं, गरीब हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अति गरीब है। उन परिस्थितियों को कैसे लाएंगे अगर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के भीतर एससी का भी रहेगा, एसटी का भी रहेगा, ओबीसी का भी रहेगा, लेकिन इस देश की पूरी ताकत अगर अंबानीज और अडानीज के पूंजी में सिमट जाएगी, यानी कॉरपोरेट में सिमट जाएगी, तो उसमें भागीदारी कैसे होगी उन जातियों की। और उनकी तादाद इस देश के भीतर में अगर 70-80% है और माइनॉरिटीज जोड़ दीजिएगा तो 90% तक हो जाते हैं, तो उन्हें तो कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा लेकिन आर्थिक आधार नहीं मिलेगा। यह सवाल दरअसल मंडल से निकली हुई राजनीति के सामने एक नई चुनौती के तौर पर है कि आप जिस जाति विशेष की अगुवाई करते हैं उस जाति विशेष को क्या मिला अगर आप सत्ता में आ गए तो भी। क्योंकि अगर एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, तो फिर ओबीसी को क्या मिला जो बाकी जातियों की पूरी फहरिस्त है। मसलन आप बिहार के भीतर अगर देखिए, वहां जाति जनगणना की रिपोर्ट ये खुले तौर पर बतलाती है कि अगर सामान्य वर्ग जो यानी जनरल कैटेगरी में 15.52% है, उसमें ब्राह्मण 3.67% है, राजपूत 3.45% है, भूमियार 2.89% है। लेकिन इससे हट के आइए, कुशवाहा, उसे क्या मिला? 4.27% है। कुर्मी 2.87% है। कुर्मी खुद नीतीश कुमार हैं, लेकिन कुर्मियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में क्या वो वाकई सक्षम हो गए हैं? यादव लंबे दौर पर सत्ता में रहे, लेकिन यादव अगर वहां पर 14.26% हैं, तो लालू यादव की पूरी सत्ता और उसके बाद नीतीश कुमार जो कुर्मी के दौर पे आते हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई जातियां, उनको क्या लाभ मिला? तब तो वहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी फेल हो जाएगी जो कहती है कि वहां पर लगभग 50% लोग गरीब हैं और बीपीएल की तादाद लगभग 36% तक है। सबको तो बेहतर हो जाना चाहिए था। यानी आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया और यह काम बीजेपी ने अपने दौर में और ज्यादा बाखूबी तरीके से किया। अब शायद उसके भी एक्सरे की जरूरत है, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी आज बिहार में कर गए कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए। पावर कहां गई? पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई, आरएसएस के जो अपॉइंटीज हैं
हजारों अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली। ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है, उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हकीकत तो यही है, राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं वो शायद बिहार, उत्तर प्रदेश या उन तमाम क्षत्रपों के लिए भी मुश्किल सवाल है जो अभी तक अपने राजनीतिक वोट बैंक के आश्रय सोशल इंजीनियरिंग या जाति की राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। और दूसरी तरफ यह सवाल बीजेपी के भी सामने है जिसने पूरी ताकत इस देश के कॉरपोरेट के हाथ में दे दी और देश के भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स को शुरू किया। कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स किसी भी देश में बड़े लंबे वक्त तक चल नहीं सकती है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी एक लंबे वक्त तक किसी राज्य में एक ही चेहरे और राजनीतिक दल के आश्रय भी चल नहीं सकती है। बिहार में लंबे वक्त तक इसलिए चली क्योंकि वहां दो चेहरे थे। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे वो सिमट गई क्योंकि एक ही चेहरा बचा। और इन परिस्थिति के भीतर में क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति अब आने वाले वक्त में बदल जाएगी या इस देश की राष्ट्रीय राजनीति पर असर जो इस देश के क्षत्रपों की राजनीति के जरिए पड़ता रहा उसको पहली बार जाति जनगणना के सवाल और जाति जनगणना के आश्रय जातियों की राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भागीदारी का सवाल, ये दोनों परिस्थिति जुड़ रही है। क्योंकि हमने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी अब राजनीति नहीं कर सकती है, उसने पूरी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो पूरी राजनीति है वो कैप्चर करने की राजनीति है कि हमें यह चाहिए और वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी परिस्थिति बतलाती है कि शायद क्षत्रपों के सामने मुश्किल यह होगी कि जिस वोट बैंक के आश्रय वो राजनीति को साध रहे हैं उसमें पिछड़ा तबका एकजुट नहीं है, उसके भीतर भी कई जातियों का समावेश है और पिछड़े तबके के भीतर भी अगर सत्ताधारी राजनीतिक जाति को यह महसूस होता है कि वो सत्तासीन है लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आता है तो फिर यह नए तरीके का एक टकराव है। यह एक सामाजिक परिस्थितियों में शायद एक क्षण के लिए आपको बिहार में जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तो उस खाके को भी समझने की जरूरत है और यह भी समझने की जरूरत है कि मंडल कमीशन को लेकर और उससे निकली राजनीतिक धाराओं ने जिन बातों का शुरू में जिक्र किया था वो सभी इस दौर में गायब होते चले गए। तो क्या भारत की राजनीति में एक नया अध्याय दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर और उसके बाद चूंकि इसी बरस के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इन दो तीन चुनाव के इर्द गिर्द दरअसल मंडल कमंडल की पूरी राजनीति का एक राजनीतिक परीक्षण भी है और उस राजनीतिक परीक्षण के आश्रय जिन बातों का जिक्र आर्थिक समानता को लेकर जाति जनगणना के आश्रय हो रहा है उसकी भी परीक्षा इसी दौर में होनी है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत की इन बदलती परिस्थितियों में राहुल गांधी ने जाति का सवाल कांग्रेस से जोड़कर जिस आर्थिक समानता का जिक्र कॉरपोरेट पॉलिटिक्स को चुनौती देने के लिए किया है उसमें शायद अब हर किसी को अपनी अपनी जगह राजनीतिक तौर पर नए सिरे से या तो बनानी होगी या सोचना होगा क्योंकि लंबे वक्त तक मौजूदा वक्त की राजनीति चलेगी नहीं। यह कम से कम बिहार की जमीन पर आज राहुल गांधी के इन दो वक्तव्यों ने खुले तौर पर जतला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।